ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो मार्केटिंग का थर्ड टॉपिक था प्लेस, वो हमने शुरू कर दिया था। मैं आपको बता रहा था आज हम अपना ये प्लेस खत्म करेंगे, प्लस आज हम जो पेपर डिस्कशन है वो भी करेंगे। पेपर आप लोगों के सबके चेक हो गए, मार्क्स आपके पास आई गए होंगे। पेपर ठीक था, मतलब ओवरऑल ठीक था, बहुत अच्छा तो नहीं किया होगा लेकिन ठीक ठीक था। मतलब फर्स्ट के हिसाब से अगर आपने पहला पेपर देखा जाए उस हिसाब से पेपर ठीक था, बहुत अच्छा। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए, कुछ के 25 में से 25 भी आए, 24 भी आए। तो हम सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको और प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं और क्या क्या आपके आंसर्स गलत थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम अपनी क्लास को चलाते हैं प्लीज। फिर मैं आपको बता दूंगा कि जो जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, कुछ 4-5 बच्चे थे, वो क्लास को लीव करने के बाद में हम अपना डिस्कशन पेपर की डिस्कशन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो प्लेस किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक किए थे, प्राइस एंड प्लेस को हमने शुरू किया था। तो जो हमारा प्राइस था, प्राइस में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी paid by the buyer and received by the seller in consideration for the exchange of goods and services। इसके हमने 6 फैक्टर्स किए थे। तो 6 फैक्टर्स क्या थे? यूटिलिटी एंड डिमांड, आप अपने मन में रिकॉल करिए। यूटिलिटी एंड डिमांड, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन एंड गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। तो ये हमने 6 फैक्टर्स किए थे। उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स भी बताए थे आपको, जैसे यूटिलिटी एंड डिमांड में कौन सा वर्ड होता था? अपर लिमिट। और जो प्रोडक्ट कॉस्ट था उसमें कौन सा वर्ड था? लोअर लिमिट। 3 तरीके की प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती थी? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने किया था एक्सटेंड वो गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस पे कौन सा वर्ड था? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस पे वर्ड था एसेंशियल कमोडिटीज। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए थे जो मैंने आपको बोला था कि आपके पेपर में नहीं दिखने चाहिए। एक मैंने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको बताया था। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में 4 तरीके के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होते थे। सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑब्टेनिंग मार्केट क्वालिटी, मार्केट शेयर लीडरशिप, अटेनिंग क्वालिटी लीडरशिप एंड लास्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके हिसाब से प्राइस या तो हाई या फिर लो हो सकता है। उसके बाद हमने प्लेस शुरू किया था। प्लेस में हमने आपको बताया था कि प्लेस में हम 2 तरीके की डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, और सेकंड डिसीजन होता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। जिसमें से हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता था? इट मींस फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब था? फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके हमारे 4 कंपोनेंट्स थे। अगर आपको याद हो, प्लेस का जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके हमारे 4 कंपोनेंट्स थे। और वो 4 कंपोनेंट्स क्या कहते हैं हमारे? प्रोडक्ट, सॉरी वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्टली इन्वेंटरी कंट्रोल। इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने 2 किए थे, ऑर्डर प्रोसेसिंग किया था और हमने ट्रांसपोर्टेशन किया था। आइए आगे चलते हैं, वेयर हाउसिंग और इन्वेंटरी कंट्रोल पर चलते हैं। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है, या वेयर हाउस का क्या मतलब होता है? तो क्या कोई बता सकता है आप में से वेयर हाउस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेयर हाउस? व्हाट इज अ वेयर हाउस? कोई बताएगा मुझे वेयर हाउस क्या होता है? करके रखना सामान, स्टोर करके रखना। बिल्कुल, जहां पे हम सामान को स्टोर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे जैसे हम बनाते रहे वैसे वैसे माल बिकता रहे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? Why there is a need to store things? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि स्टोरेज की नीड क्यों होती है? कोई बताएगा स्टोरेज की नीड क्यों अराइज होती है हमारे? सर टाइम डिफरेंस होता है। टाइम डिफरेंस होता है प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या सीजन में होती है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो अराउंड द ईयर चलती है। जैसे कि कोई भी कमोडिटी ले लो, एसीज ले लो या कुछ भी ले लो, एसी हो गया या हीटर्स हो गए। हीटर्स की डिमांड ज्यादा कब होती है? विंटर सीजन में। एसी की डिमांड ज्यादा कब होती है? समर सीजन में। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैन्युफैक्चरर सिर्फ समर सीजन में प्रोड्यूस करेगा। अगर वो समर सीजन में बनाने लगेगा तो फिर वो डिमांड भी नहीं मीट कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, वो बनाता तो पूरे राउंड द ईयर है, वो चीजों को राउंड द ईयर बनाता है, लेकिन जो उसकी कंजम्पशन होती है वो होती है एक पर्टिकुलर सीजन में। तो वो जब वो बना रहा है तो वो उसको बना के रखेगा कहां पे? दैट इज वेयर हाउसिंग। तो बिल्कुल आपने सही बोला, वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ
warehousing, अब यहाँ देखिएगा नोट्स में देखना, warehousing is the act of storing and एक और वर्ड मैं अभी लिखूंगा बताऊंगा, of the goods to create, ये वर्ड अभी मैं बताऊंगा आपको, टाइम यूटिलिटी इन देम। तो टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ, जो अभी आपने से किसी ने बोला भी था, टाइम यूटिलिटी का मतलब यही हुआ कि जो डिफरेंस है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। टाइम यूटिलिटी का मतलब हुआ जो डिफरेंस है बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम ऑफ कंजम्पशन, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि एक वर्ड है जो मैं आपको और बताऊंगा, क्या वेयर हाउस में सिर्फ स्टोरेज होती है और कुछ नहीं होता वेयर हाउसिंग में? वेयर हाउसेस में क्या हम सामान को सिर्फ रखते हैं? मेरे हिसाब से हम एक और चीज करते हैं, कोई बता सकता है कि हम क्या और करते होंगे वेयर हाउसेस में? वेयर हाउस में सामान को रखने के अलावा एक और चीज की जाती है प्रोडक्ट्स के साथ, बताइए मेरे को, कोई बता सकता है? कोई बेटा देखिए, फेस्टिवल्स के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे या कोई भी फेस्टिवल आपकी भैया दूज वगैरह के टाइम पे, हम सब हल्दीराम के वो आते हैं, मतलब गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि बड़े सारे आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे नमकीन हो गए, ये हो गए, बहुत सारे होते हैं। ऑलमोस्ट हर कंपनी पे, कैनो हो गया, हल्दीराम हो गया, लेज हो गया, कोई भी कंपनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपने गिफ्ट हैम्पर्स बनाती है। तो वो जो गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह होते हैं वो कोई फैक्ट्री में नहीं बनते, कैडबरीज के ले लीजिए, चॉकलेट्स के ले लीजिए, वो कोई फैक्ट्री में गिफ्ट हैम्पर्स नहीं बनते। तो फिर क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आपकी वेयर हाउसेस में रखी होती है। फिर वेयर हाउस में एक बंदे को बिठा देते हैं, जिसको बोलते हैं कि खाली बॉक्सेस में वहां रख देते हैं, और उसको बोलते हैं कि इसमें एक चॉकलेट ये लगानी है, एक ये लगाना है, एक ये पैकेट लगाना है, एक ये पैकेट लगाना है, एक ये पैकेट लगाना है, ऐसे ऐसे उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बनते हैं, ये भी हमारे कहाँ बनते हैं? वेयर हाउसेस में ही बनते हैं। तो वेयर हाउसिंग बेसिकली क्या हुआ? वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग। और इसको अगर आप लाते हो, कुछ बिस्किट्स वगैरह लाते हो जिसमें बहुत 2 4 5 तरीके की चीजें होती है अंदर, उसके ऊपर लिखा होता है एक वर्ड, क्या कहते हैं उसको? असॉर्टेड। असॉर्टेड मतलब मिक्स्ड। तो स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग of the goods to create time utility in them। तो मतलब क्या हुआ? वेयर हाउसिंग दो काम होते हैं। सबसे पहला काम, हम सामान को वहां रख के उसको सामान को सेफली स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा, वहां पे हम अपने हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जो हम कस्टमर को देना चाहते हैं। जैसे कैडबरी का अलग अलग हैम्पर्स आते हैं ना, 100 रुपीस के भी आते हैं, 200 के भी आते हैं, 300 के भी आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो हैम्पर्स बनते हैं, वो कोई भी हैम्पर फैक्ट्री में नहीं बनता, वो सारे फैक्ट्री में सिर्फ इंडिविजुअल पैकेज बनते हैं। जैसे उसमें एक चॉकलेट कैडबरी की XYZ लगेगी, दूसरी PQR लगेगी, थर्ड कुछ लगेगी। तो वो छोटे छोटे जो एक प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं, वो फैक्ट्री से वेयर हाउसेस में आ जाते हैं। फिर वेयर हाउस में गिफ्ट हैम्पर का खाली बॉक्स या जो बास्केट है वो भी आ जाती है। फिर वहां पे एक दो पर्सन को बिठा के उनको बोलते हैं कि आपको इन बॉक्सेस में सामान को लगा के फाइनली बॉक्सेस तैयार करने हैं। तो ये जो होता है, इसको बोला जाता है असॉर्टिंग। असॉर्टिंग मतलब मिक्सिंग, अपने हिसाब से हम चीजों को मिक्स करें। तो ये असॉर्टिंग वाला काम भी कहाँ होता है? वेयर हाउसेस में ही होता है। तो एक बार वेयर हाउसिंग की डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ, इट इज द प्रोसेस या एक्ट ऑफ, दो चीजें होती है वेयर हाउस में, एक तो हम सामान को रखते हैं स्टोरिंग, एंड दूसरा क्या करते हैं? असॉर्टिंग ऑफ द गुड्स टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे फिर से, व्हाट इज वेयर हाउस? वेयर हाउस इज द एक्ट ऑफ storing and assorting assorting of the goods to create time utility in them। फिर से मेरे साथ बोलेंगे warehousing क्या है? warehousing is the act of storing and assorting of the goods to create time utility in them। एक बार फिर से बोलेंगे बच्चों मेरे साथ, सब बोलेंगे warehousing is the, जल्दी से प्लीज बोलेंगे जल्दी से, warehousing is the act of storing act and of storing and assorting of the goods products in to order to create time utility in them। ओके, अब आप में से एक वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ वेयरहाउसिंग? तो आपने बिल्कुल सही बोला, द नीड ऑफ वेयरहाउसिंग अराइजेस बिकॉज़ देयर इज जनरली अ टाइम गैप between the time of production and the time of consumption, and therefore to utilize that time gap the need of warehousing arises। ठीक है ना, उस टाइम गैप को खत्म करने के लिए हमारी वेयरहाउसिंग की नीड अराइज होती है। अब हम और क्या लिख सकते हैं कि अगर ज्यादा वेयर हाउसेस होएंगे हमारे, अगर हमारी कंपनी के ज्यादा वेयर हाउसेस होएंगे तो उसके फायदे और नुकसान क्या है? पहले बात करते हैं फायदों की। अगर ज्यादा वेयर हाउसेस होएंगे तो हम ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को। ऐसा क्यों होएगा कि हम अपनी ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाए अपने कस्टमर्स को? क्योंकि ज्यादा मतलब अगर ज्यादा वेयर हाउस होएंगे तो अलग अलग लोकेशंस पे होएंगे और कम टाइम लगेगा कस्टमर को सर्विस देने में। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, हम कस्टमर को
वो सामान लेके हम कस्टमर को वहां उसके पास दे सकते हैं। लेकिन अगर वेयर हाउसेस कम हुए तो हो सकता है कि डिफरेंस ज्यादा हो, मतलब कस्टमर और जो वेयर हाउसेस के बीच में ज्यादा डिफरेंस हो, और इसलिए हो सकता है कि हमें टाइम लगे। तो दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है। अगर वेयर हाउसेस ज्यादा हुए तो फायदा कि लेवल ऑफ सर्विस अच्छी हो जाएगी, हम अपने कस्टमर को सर्विस अच्छी दे पाएंगे, बट उसका नुकसान भी है कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा वेयर हाउसेस रखेंगे बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हमारे वेयर हाउसेस कम हुए तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि हमारी जो लेवल ऑफ सर्विस है, हम अपने जो कस्टमर्स को सर्विस देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस पर टाइम लग सकता है, डिले हो सकती है। तो दोनों ही चीजों के अपने फायदे नुकसान है। वो एक कंपनी को देखना है कि वो कितनी लेवल ऑफ सर्विस देना चाहते हैं, वो ज्यादा वेयर हाउसेस रखना चाहते हैं या कम वेयर हाउसेस रखना चाहते हैं। दोनों की अपने क्या है फायदे और नुकसान है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पॉइंट वेयर हाउसिंग क्या है। अब अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इन्वेंटरी कंट्रोल। अब हमें वेयर हाउसिंग तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन उठता है कि सर इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है। तो आप में से कोई मेरे को बता पाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, मतलब आपको कुछ भी समझ अगर आ रहा हो, आपको क्या लगता है कि इन्वेंटरी कंट्रोल का क्या मतलब है। इन्वेंटरी कंट्रोल कोई बता सकता है? इन्वेंटरी का मतलब तो आपको पता है ना, इन्वेंटरी का क्या मतलब होता है? इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। और वेयर हाउसिंग में हमने देख लिया कि हमें स्टॉक को रखना है। तो बेसिकली कितना स्टॉक रखना है वो भी तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हमने ये देख लिया कि हमें स्टॉक रखना कहां पर है, ये हमने देख लिया कि हमें स्टॉक कहां पर रखना है, वेयर हाउसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हमें कितना स्टॉक रखना है वहां पे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हमें कितना बना के रखना है। वो डिसीजन क्या कहलाता है, इन्वेंटरी कंट्रोल। तो हाउ मच पहले हमने देख लिया, वेयर हमें कहां रखना है, वेयर हाउस। अब क्वेश्चन उठता है कितना रखना है। तो हाउ मच ऑफ द स्टॉक, हाउ मच ऑफ द स्टॉक will be stored in the warehouses is also an important decision। कितना स्टॉक हम वेयर हाउसेस में रखेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और ठीक है ना, तो वो ही हम इसमें इन्वेंटरी कंट्रोल में देखेंगे। अगेन सेम चीज, अगर हम ज्यादा स्टॉक रखेंगे, अगर हम ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो फायदा क्या होगा कि हमारा सर्विस लेवल अच्छा हो जाएगा। सर्विस लेवल क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्टॉक होएगा तो आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन कम अराइज होएगी। लेकिन एक नुकसान भी होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर हम कम स्टॉक रखेंगे तो फायदा और नुकसान क्या है, फायदा तो ये है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन नुकसान क्या हो जाएगा, नुकसान ये हो जाएगा हमारा कि हमारी जो सर्विस लेवल है वो कहीं ना कहीं हमारी इफेक्ट हो जाएगी। तो इसका ये जो हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल है, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अब अभी हम पढ़ेंगे। पहले बताइए मोटा मोटा इतना समझ में आ गया, व्हाट इज इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल मींस हाउ मच ऑफ द स्टॉक टू बी stored in the warehouses। and what is warehouse? Warehouse is the act of storing and assorting the goods and products to create time utility in them। बताइए बच्चों, दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंटरी के बीच में। किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। बताइए क्लियर है, इन्वेंटरी क्या होता है, वेयर हाउसेस क्या होता है, अच्छे से क्लियर है आपको ये दोनों चीजें। एक मिनट बच्चों, एक हाँ जी बच्चों, दोनों दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोनों में। ठीक है, आइए इसको जल्दी से एक बार रीड करना शुरू करते हैं। कम टू पेज नंबर 18। आइए जल्दी से हम उस पर पहले वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे। 18 पेज पे आइए। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द, यार आज इतने बच्चे एब्सेंट क्यों है, कुछ टेस्ट वेस्ट है क्या किसी का, कोई किसी को पता है कि आज बहुत बच्चे एब्सेंट है, किस लिए एब्सेंट है ये, कोई आइडिया किसी को? सो रहे हैं सर सारे। सो रहे हैं सब? अच्छा, गलत टाइम पे रख ली क्लास। तो कितना बजे रखनी चाहिए आप लोग ही बता दीजिए मेरे को। 10 बजे अगली बार से? सर 11 बजे। 11? अच्छा चलो ठीक है, वो मैं कल देखता हूँ। आइए बच्चों पेज नंबर 18 पे आइए, वेयर हाउसिंग। तो सबसे पहले वेयर हाउसिंग के एक नंबर की डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ, अंडरलाइन करिए, स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग द प्रोडक्ट्स in order to create time utility in them। So warehousing refers to the act of storing and assorting the products in order to create
time utility in them. Okay, वन मार्क का क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ वेयरहाउसिंग. ये क्वेश्चन लिखिए, आंसर वहीं पे है. क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नीड ऑफ वेयरहाउसिंग. द नीड ऑफ वेयरहाउसिंग अराइजेस because there may be difference between the time product is produced and the time it is required for consumption. The need for warehousing arises because there may be a difference between the time product is produced and the time it is required for consumption. Question है, one mark का question लिखिए, what is the need of warehousing या why does the need of warehousing arises. What is the need of warehousing या another question इसी मतलब आंसर सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग हो सकता है. Why the need of warehousing arises. Okay, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं. If the firm has large number of warehouses, it would take lesser time in serving the customers at the different locations, but the cost of warehousing would be greater and vice versa. तो अगर ज्यादा number of warehouses हुए तो कम टाइम लगेगा लोगों को सर्व करने में, लेकिन जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. और वाइस वर्सा का मतलब है, इसको इसी लाइन को आप उल्टा करके लिख दो कि इफ द फर्म हैज less number of warehouses, it would take more time in serving the customer, but the cost of warehousing would be less. तो वाइस वर्सा देखो. फिर उन्होंने लिखा है कि प्रोडक्ट्स which require long term storage, जैसे ज्यादा दिनों तक उनको स्टोर करके रखना होता है, the warehouses should be located near the production sites so that transportation cost is minimized. तो उन्होंने कहा ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लंबे समय तक हमें स्टोर करना है, मतलब बने आ जाए बहुत लंबे समय तक हमें स्टोर करना है, तो वो हमें जहां हम प्रोड्यूस करें उसके आसपास ही स्टोर करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाए. ऑन द अदर हैंड द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बल्की एंड हार्ड टू शिप, जो बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, दे शुड बी और एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स should be kept at different locations near the market. तो उन्होंने बोला ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बल्की है, जिनको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत है, उनकी वेयरहाउसेस मार्केट के पास होने चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स तक इजीली पहुंच पाए. और ऐसे प्रोडक्ट्स जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब हो सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके वेयरहाउसेस में अलग-अलग जगहों पे मार्केट के अंदर होने चाहिए, जिससे कि कस्टमर तक वो आराम से चीजों को पहुंचाया जा सके. बच्चों समझ में आ गया पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है. ओके, ये जो लास्ट बुलेट है ना, प्रोडक्ट्स व्हिच रिक्वायर लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाली, इसके लेफ्ट में लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. इसमें वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से. प्रोडक्ट्स व्हिच रिक्वायर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, द वेयरहाउसेस शुड बी लोकेटेड डैश नियर द मार्केट. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें एमसीक्यूज में, तो प्लीज इसको एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करिए फॉर एमसीक्यूज. ओके, अब आइए इन्वेंटरी कंट्रोल. How much inventory should be maintained is also important decision meeting the distribution objective. Higher the level of inventory, अगर ज्यादा इन्वेंटरी रखोगे, higher will be the level of service to the customer. तो अगर आप ज्यादा इन्वेंटरी रखोगे तो आपकी जो सर्विस है, जो आपके कस्टमर को सर्विस मिलेगी वो अच्छी मिलेगी. बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी, बेटा कैरिंग इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टोरिंग इन्वेंटरी. कैरिंग इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टोरिंग इन्वेंटरी, आप लिख भी सकते हैं. कैरिंग इन्वेंटरी का मतलब स्टोरिंग इन्वेंटरी will also be high because a lot of capital will be tied up in the stock. इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैं इस बॉटल को स्टोर करता हूँ, मैं इस बॉटल को वेयर हाउस में रखता हूँ, एक खाली बॉटल बनाने के 10-20 रुपए आते हैं. अब मैंने ऐसे मान लीजिए 1000 बॉटलें बना दी, तो अगर मैं 20 रुपए के हिसाब से अपनी 1000 बॉटलें बनाऊंगा तो मेरा कितनी कंजम्पशन हो जाएगी, मतलब मेरे कितने पैसे उसमें चले जाएंगे, 20,000 रुपए मेरे इसमें तो मेरे 20,000 इसमें ब्लॉक हो जाएंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि जितना आप इन्वेंटरी बढ़ाओगे उतना ही आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा. ब्लॉक का मतलब ये है कि वो पैसा उसमें से आपको रिटर्न आज थोड़ी ना मिलेगी, वो तो जब बिकेगा तब आपको रिटर्न मिलेगी. लेकिन अगर आप इन्वेंटरी बनाते ही नहीं, तो ये जो 20,000 रुपए है इसको मैं कहीं मार्केट में लगा सकता था, और जब मैं इसको मार्केट में लगा सकता था तो हो सकता है मुझे इस पे रिटर्न मिल जाती. तो a lot of money has been tied up in stock का मतलब क्या हो गया, काफी पैसा मेरा स्टॉक में चला गया है, जिसको मैं मार्केट में लगा के कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न अर्न कर सकता था. that is what is the meaning of tied up in the stock. Okay, major, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों. what are the major factors determining the inventory level. मैं इसका भी आपको स्लैंग दूंगा भी, पहले देखिए what are the major factors determining the inventory level. सिर्फ हेडिंग की बात करेंगे, पहले अंदर का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हेडिंग की बात करेंगे. सबसे पहला फैक्टर है कि फर्म जो है, जो कंपनी है, वो कैसा सर्विस देना चाहती है कस्टमर्स को. वो हाई लेवल ऑफ सर्विस देना चाहती है कि लो लेवल. एक बात बताइए, आप सबसे क्वेश्चन है मेरे को, यस मतलब आप मेरे को ज्यादा और कम में जवाब देना. अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो अपने सर्विस को, अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस देना चाहती है, मतलब एक ऐसी सर्विस देना चाहती है जहां पे कस्टमर सामान मांगे और उनको सामान मिल जाए, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन अराइज ना हो, तो आप मुझे बताइए आप इन्वेंटरी ज्यादा रखना पसंद करोगे कि कम.
मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपने कस्टमर्स को हमेशा सर्विस देना चाहता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि कस्टमर कुछ सामान मांगे और उनको आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन को फेस करना पड़े, तो आप मुझे बताइए कि आप ज्यादा स्टॉक रखना पसंद करोगे, ज्यादा इन्वेंटरी रखना पसंद करोगे कि कम इन्वेंटरी? ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अब इसके आगे बस आप एक बार एरो बना लीजिए, इसके मतलब फर्म सर्विस अगर हाई सर्विस है तो एरो बना लीजिए ज्यादा इन्वेंटरी। ये शॉर्ट में लिखवा दूंगा आपको, हाई लेवल ऑफ सर्विस है तो इन्वेंटरी ज्यादा। अभी हम पढ़ेंगे इसको, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं हेडिंग सुनता हूं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, एक बात जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉटल को बनाने में 20 रुपए लगते हैं, तो मैंने 1000 बॉटलें बनानी है तो 20 इंटू 1000 तो मेरी 20,000 हो गए। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि और ज्यादा पैसा लगेगा, मतलब इतना नहीं, ये मान लीजिए इसको स्टोर करने में और भी कॉस्ट लगती है बहुत, और मान लीजिए 50 रुपीज आती है बॉटल वगैरह को स्टोर करने में, तो आप कितना रखना पसंद करोगे? कम रखना पसंद करोगे। तो बेसिकली कितनी आपको कॉस्ट आती है स्टोर करने में? स्टोर में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती, जिधर ये स्टोर होगी वहां पे आप एक गार्ड को भी रखोगे, वहां पे आपको हो सकता है उस एरिया की रेंट भी देनी पड़े, हो सकता है वहां पे मान लीजिए तो प्लास्टिक या कोई और चीज हो, उसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह भी यूज करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, तो जो बनाने की कॉस्ट है वो तो 20 आती है, लेकिन ले देके मान लीजिए सब कुछ मिला के ये 30 रुपए की पड़ती है, तो हो सकता है आप कम स्टोर करना पसंद करो क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी बहुत हाई है। तो सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड में लिख सकते हैं if cost of inventory high, if cost of inventory high, तो आप कितना स्टोर करना पसंद करोगे? इन्वेंटरी पे लेस स्टोर करना पसंद करोगे। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी हाई है तो आप कम स्टोर करना पसंद करोगे, और अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कम है तो आप ज्यादा स्टोर करना पसंद करोगे। दैट विल डिपेंड कि आपको कितनी कॉस्ट आती है इन्वेंटरी को स्टोर करने में। तीसरे पे आइए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। एक बात बताइए, अगर मेरे को ये पता चल जाए, अगर किसी तरीके से मैं ये पता लगा लूं कि हर महीने कितनी डिमांड होगी, मान लीजिए मेरे को ये पता चल जाए कि जनवरी के मंथ में इतनी डिमांड होगी, फरवरी के मंथ में इतनी डिमांड होगी, मार्च के मंथ में इतनी डिमांड होगी, अप्रैल के मंथ में इतनी डिमांड होगी, और ये जो डिमांड मैंने फोरकास्ट की है, ये जो डिमांड मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें एक यूनिट भी ऊपर मतलब बहुत कम वेरिएशन होती है। तो ये फोरकास्टिंग हम अब आगे का देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इसमें फोरकास्टिंग में बड़ी फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। हमारी फोरकास्टिंग बिल्कुल ठीक है, हम बहुत अच्छी फोरकास्टिंग करते हैं। एक बात बताइए, अगर मैंने जनवरी में फोरकास्ट किया कि मुझे 500 यूनिट सेल करने हैं, तो मैं जनवरी में 500 बना के बेच दूंगा, मुझे स्टोर करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। फरवरी में मेरे को लगता है कि मेरे 600 की डिमांड आएगी, तो मैं 600 एक कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे बना सकता हूँ, ज्यादा मान लीजिए 700 बना लिए या 500 बना लिए, मैं इतना ही बना के उसको स्टोर कर दूं। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर हम बिल्कुल अच्छी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अगर हमारी फोरकास्टिंग ठीक हो रही है कि हमें कितनी डिमांड आएगी, तब भी हमें इन्वेंटरी रखने की जरूरत कम होती है, क्योंकि इन्वेंटरी की जरूरत तब ज्यादा पड़ती है जब हमें पता ही नहीं होता कि कितनी डिमांड आ जाएगी। मुझे पता ही नहीं है कि कितने बच्चे मेरे पास पढ़ने आ जाएंगे, इसलिए मुझे ज्यादा बुक्स बना के रखनी पड़ेगी। अगर मुझे पता है कि इस महीने में इतने बच्चे आएंगे, इस महीने में इतने बच्चे आएंगे, तो मैं उतनी बुक्स प्रिंट कराऊंगा, वो बच्चों को दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि किस मंथ में कितने बच्चे आ सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्यादा बुक्स को प्रिंट करके रखना पड़ेगा। तो अगर मेरी सेल्स फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी है, वो मतलब जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है, तो मुझे ज्यादा इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं है। इन्वेंटरी तो रखनी पड़ेगी, बट कम, जितनी मांग जितनी चाहिए उतनी ही रखनी पड़ेगी। ज्यादा इन्वेंटरी हमें तब रखनी पड़ती है जब हमारी जो सेल्स फोरकास्टिंग होती है, जो हमारी डिमांड फोरकास्टिंग होती है, वो कहीं ना कहीं हम इतनी एक्यूरेट नहीं कर पाते। बच्चों समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। ओके, एंड लास्ट में चलते हैं रिस्पांसिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिस्पांसिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि कितना आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो आपकी सप्लाई चेन है, कितनी वो एफिशिएंट है, कि जैसे कोई ऑर्डर आता है आप उसको कैसे उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे इस वक्त आपको पता ही होगा, आप कुछ चीज लेके जाते हैं मार्केट में, अभी तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन पिछले महीने तक तो बहुत प्रॉब्लम थी। आप चीजें कुछ मांगते थे, आधी ज्यादा चीजें नहीं मिलती थी। क्यों ऐसा नहीं मिल रहा? क्योंकि पूरी सप्लाई चेन इफेक्टेड है, कहीं से बॉर्डर्स क्लोज हुए हैं,
कहीं से सामान ही नहीं बन रहा, कहीं से सामान आ नहीं पा रहा, मतलब जो सप्लाई चेन होती है पूरा नेटवर्क होता है, मैन्युफैक्चरर से सामान बना, उसके बाद वो कहीं ना कहीं होलसेलर्स के पास जाता है, रिटेलर्स के पास आता है, आपके पास आता है, प्लस मैन्युफैक्चर तक भी रॉ मटेरियल्स वगैरह पहुंचने चाहिए, तभी जाके आपके मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कर पाएगा। जो वो सप्लाई चेन है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो कितना एफिशिएंट है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा एफिशिएंट है कि जैसे ही कोई डिमांड आती है, जैसे ही कोई एक नीड अराइज होती है, डिमांड आती है, उसको पूरा करने में कितनी एफिशिएंटली वो काम कर सकता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत एफिशिएंट है तो आपको ज्यादा इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जैसे डिमांड आएगी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसको पूरा कर देगा। एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ था 2 महीने पहले कि सब लोग कह रहे थे कि राशन घर में भर लो, सब्जियां घर में भर लो, सैनिटाइजर्स भर लो, ऐसा क्यों हुआ था? आप लोगों ने भी शायद इस चीज को फेस किया हो, और हो सकता है आप लोगों ने भी घर में काफी ओवर स्टॉकिंग की हो। तो ऐसा क्यों, क्या डर था मन में? कोई बताएगा ऐसा डर क्या था मन में कि हमें सामान रख लेना चाहिए घर में, पता नहीं क्या हो जाए? कोई बता सकता है? हम लोगों ने घर में सामान क्यों स्टॉक करके रखा? क्योंकि हमें डर था कि आने वाले टाइम में सामान मिलना ही बंद हो जाएगा। हमें डर था कि सब कुछ मतलब प्रोडक्शन वगैरह इफेक्ट हो जाएगी और सब्जियां मिलेगी नहीं, और जो हमारी ग्रोसरीज होती है वो नहीं मिलेगी। तो आज मिल रही है, इसको घर में रख लो भाई के, यही पॉइंट है। हम किसी चीज की इन्वेंटरी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि जब हमें चाहिए होगी तो वो हमारे को नहीं मिल पाएगी। तो वही पॉइंट कंपनी के साथ है। अगर कंपनीज को ये लगता है कि जब कोई डिमांड होगी तो क्रिएट होगी, तो तब हम उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इन्वेंटरीज पहले से ही स्टॉक अप करके रख लेते हैं, पाइल अप करके रख लेते हैं अलग अलग जगहों पे, कि जहां से डिमांड आएगी हम वहां पहुंचा देंगे उसके आसपास के वेयरहाउस से जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत एफिशिएंट है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और जैसे ही कोई डिमांड आएगी हम उसको पूरे सामान को पहुंचा पाएंगे आराम से, तो हमें इतनी इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चारों पॉइंट समझ में आ गए आपको? आइए इसका एक स्लैंग भी लिखते हैं। तो इसके जो हमारे लेटर्स है वो क्या क्या है हमारे लेटर्स? आइए, एफ सी डी एंड आर। तो मैंने अभी से रिलेट किया है, कोरोना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग डिमांड्स। कोरोना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग डिमांड्स। मैंने आज के टाइम के हिसाब से बनाया है, तो इसका स्लैंग लिख लीजिए, कोरोना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग डिमांड्स। ओके बच्चों, आइए जल्दी से रीड करते हैं इसको। तो सी से हमारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। आर से क्या हो गया? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एफ से क्या हो गया? फर्म्स पॉलिसी रिगार्डिंग द लेवल ऑफ कस्टमर टू बी ऑफर्ड। एंड डी से क्या हो गया हमारा? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। आइए जल्दी से रीड करते हैं। मेजर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इन्वेंटरी लेवल्स आर फर्म्स पॉलिसी रिगार्डिंग द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस टू बी ऑफर्ड। हायर द लेवल ऑफ सर्विस, greater will be the need to keep more inventories। तो जितनी ज्यादा लेवल ऑफ सर्विस आप देना चाहते हो उतनी ही ज्यादा इन्वेंटरीज आपको रखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, इट इंक्लूड्स द होल्डिंग कॉस्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने बताई ना आपको कि एक चीज को बनाने में 20 रुपए लगे, लेकिन जब आप उसको रखोगे तो आपके सिर्फ 20 रुपए नहीं लगेंगे, आपको उस जहां रखोगे उस जगह की रेंट भी देनी पड़ेगी, उस जगह की इलेक्ट्रिसिटी भी देना पड़ेगा, उस जगह का जो एक गार्ड है या जो भी एक स्टोर कीपर है उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो हो सकता है वो 20 रुपए ना पड़े, वो आपको पड़े हर मतलब पर बॉटल पे 30 रुपए पड़े। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कितनी पड़ेगी, उसको होल्ड करने की, उसको स्टोर करने की क्या कॉस्ट पड़ेगी, और बनाने की कॉस्ट तो आई आएगी। उसके अलावा आपको स्टोर करने की कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा। अगर आपकी ये कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी तो आप कम इन्वेंटरी रखना पसंद करेंगे, अगर आपकी कॉस्ट मतलब बियरेबल है, आप उसको बियर कर सकते हैं, तो आप ज्यादा इन्वेंटरी रखना पसंद करेंगे। तो आइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इट इंक्लूड्स द होल्डिंग कॉस्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, इन केस मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। अगर हमारे जो एस्टिमेट्स है वो मतलब एक्यूरेट है, मतलब हमें पता है जितना हमें चाहिए उतना हमें आराम से पता है, then the need for keeping very high level of inventory can be minimized। तो हमारी जो नीड है ज्यादा इन्वेंटरी रखने की वो हमारी कम हो जाएगी। एंड लास्टली, responsiveness of the distribution system, in case the time required to respond to the additional demand is high, in case the time required to respond to the additional demand is high, then there is a need to maintain higher inventory। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है कि अगर हमें ज्यादा टाइम लगता है डिमांड को मीट करने में, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन बहुत लंबी है,
बहुत टाइम लगता है सामान को वापस लाने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इन्वेंटरीज रखनी पड़ेगी अलग अलग लोकेशंस पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी सप्लाई चेन इफेक्टिवली काम कर रही है तो हमें ज्यादा इन्वेंटरीज रखने की जरूरत नहीं है। But if additional demand can be met in less time, the need for inventory will also be low. तो अगर हमारी डिमांड जो हम जल्दी से उसको सामान को फिर से स्टॉक कर सकते हैं तो हमें ज्यादा इन्वेंटरी रखने की जरूरत नहीं। बच्चों अब मेरी आपसे सवाल कि आपको ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट और उसके 4 कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गया? चारों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गए? प्लीज एक बार बता दीजिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके चारों कंपोनेंट्स, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी कंट्रोल, अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, बहुत बार आया है ये, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। ओके, अब आइए, अब हम अपने प्लेस के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। प्लेस का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको करके फिर हम अपना पेपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन ना बड़ी है, इनफैक्ट काफी बड़ी है, तो मैं इसको अपने हिसाब से आपको करवाऊंगा। पहले आप मेरे को बताइए, आप लोग मेरे को ये बता सकते हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, कोई मेरे को बता सकता है? हाँ जी, कोई भी। गोलांग आप बता सकते हो, ड्रोन आप बता सकते हो? So can I tell? हाँ जी, बताऊं मैं? हाँ बताओ बताओ बताओ। So basically जब प्रोडक्ट बनता है तो वो पहले होलसेलर के पास जाता है, ठीक है, फिर तो वो वाला प्रोसेस को ये वाला चैनल बता मतलब रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि बेसिकली जो ये होलसेलर्स है, ये रिटेलर्स है, ये होते हैं हमारे चैनल से डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर, बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन इतना आसान नहीं है, इसको समझते हैं। बेटा क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस वैसे ओवरऑल आपका ठीक है आंसर, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मार्केटियर को लेना होता है, वो ये होता है कि वो अपने गुड्स को खुद बेचना चाहेगा, जैसे कि एक्सक्लूसिव आउटलेट से या एक्सक्लूसिव स्टोर से बेचना चाहेगा, या फिर वो उनकी मदद लेना चाहेगा जिनका काम ही एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, किस और बच्चों को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? सर आ रही है आवाज। बेटा अगर और को आ रही है तो इसका मतलब आपके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप एक बार थोड़ा सा अपना नेटवर्क या कहीं जगह को थोड़ा बदल के देखो, अगर नहीं आ रही तो मेरे को प्लीज बताना। ओके, तो हमारा जो होलसेलर रिटेल एक मार्केटियर होता है, उसको डिसीजन लेना होता है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? आ रही है यार आवाज में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। किसको नहीं आ रही है? माधव आपको आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। बेटा थोड़ा सा देखो, अभी नेटवर्क में इशू होगा, ठीक हो जाएगा कोई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है, मार्केटियर को ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि वो अपने गुड्स को खुद बेचना चाहेगा या होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेचना चाहेगा। खुद से मतलब ये है कि वो अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट के थ्रू अपने गुड्स को बेचना चाहता है, या वो अपने गुड्स को होलसेलर्स के थ्रू बेचना चाहता है। अब बच्चों मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, यहाँ देखिएगा। मान लीजिए 4 लोग हैं, जैसे मम्मी ए बी सी एंड डी। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इन चारों को 4 चीज की तलब मचती है, और वो 4 चीजें क्या है? बियर, सिगरेट। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही यार स्क्रीन नहीं दिख रही, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब दिख रही है? नहीं सर। बेटा आपके नेट, आप एक बार ऐसा करो, आप एक बार लीव करके ना फिर एंटर करो, मैं आपको एंट्री देता हूँ। आप एक बार लीव करके फिर से एंटर करो। ओके सर। हाँ एक बार फिर से आओ। ठीक है, इन चारों को 4 चीजें चाहिए। इनको बियर चाहिए, सिगरेट चाहिए। अब बियर सिगरेट ले रहे हैं तो थोड़ा चखना भी लेंगे, तो थोड़ा सा चखने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं, नमकीन नमकीन चाहिए इसको, इनको। और इनको 4th चीज चाहिए, अभी माउथ फ्रेशनर भी लेना पड़ेगा इन सबके बाद। अब मेरे को एक बात बताइए कि नॉट एबल टू हियर यू सर। चारों चीजें बनाती है, बियर भी, सिगरेट भी, नमकीन भी, माउथ फ्रेशनर भी? नहीं, बियर बनाने की कंपनी अलग है, सिगरेट की अलग है, नमकीन बनाने की अलग है, माउथ फ्रेशनर की अलग है। मान लीजिए रिटेलर्स नाम का कोई चीज हमारी कंट्री में नहीं है, मतलब हमारे देश में रिटेलर्स नहीं है, हमारी पूरी देश में रिटेलर्स नहीं। तो एक को 4 चीजें चाहिए, तो एक को 4 जगह पे जाना पड़ेगा, 4 फैक्ट्रीज में जाना पड़ेगा। ए सबसे पहले बियर की फैक्ट्री में जाके बियर लेगा, फिर वो सिगरेट की फैक्ट्री में जाके सिगरेट लेगा, फिर वो नमकीन की फैक्ट्री में जाके नमकीन लेगा, और फिर वो फाइनली माउथ फ्रेशनर की फैक्ट्री में जाके माउथ फ्रेशनर। ऐसी बी ये सारी जगहों पे जाएगा और 4 चीजें लेगा।
ऐसे सी, ये चारों जगहों पे जाके चारों चीजें लेगा। ऐसे डी, बियर की फैक्ट्री में जाके बियर लेगा, सिगरेट एक्सेट्रा, नमकीन एंड माउथ फ्रेशनर। एक बात बताइए कितनी मूवमेंट्स हो गई? 4 into 4 16 मूवमेंट्स हो गई, मतलब 16 मूवमेंट हो गई चार लोगों को चार चीजें खरीदने के लिए, 16 मूवमेंट्स हो। अब अगर एक छोटा सा चेंज आ जाता, अगर एक छोटा सा चेंज आ जाता बीच में, और वो चेंज क्या आता कि एक रिटेलर आ जाता बीच में। अब आप बोलोगे सर रिटेलर कैसा? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा 24/7 नाम की दुकान, मतलब वो आउटलेट्स चलते हैं और वो सारी चीजें रखते हैं, बियर भी रखते हैं, सिगरेट भी रखते हैं, नमकीन भी रखते हैं, माउथ फ्रेशनर भी रखते हैं। अब आप देखिए ये चारों कंपनीज, बियर वाली कंपनी भी आके अपना सामान रखवा देती, सिगरेट वाली कंपनी 24/7 में आके सामान रखवा देती, नमकीन वाली हल्दीराम वगैरह टाइप्स 24/7 में आके अपना सामान रखवा देते, और माउथ फ्रेशनर वाली कंपनी भी आके अपना सामान रखवा देती है। और ए इन चारों के पास नहीं जाता, ए सीधा जाता 24/7 में और सामान खरीद लेता चारों, बी भी ऐसे करता, सी भी ऐसे करता, डी भी ऐसे करता। मूवमेंट्स कितनी हुई? 4 मूवमेंट है और 4 मूवमेंट है, तो 16 मूवमेंट से वो मूवमेंट कितनी रह गई? 16 मूवमेंट से वो मूवमेंट कितनी रह गई? 8। कहने का मतलब क्या हुआ? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है दोनों के लिए। देखिए एज अ कस्टमर आपको कितना फायदा हुआ? एज अ कस्टमर आपको एक ही जगह पे इतना सारा सामान मिल गया, और ये जो है, ये जो हमारी मैन्युफैक्चरर है, इसको भी फायदा हुआ। इसको अब अलग अलग कस्टमर्स को सर्व नहीं करना, इसको सिर्फ एक कंपनी को या एक रिटेलर को सामान देना है, और वो अपना बहुत मैक्स मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच जाएगा। तो दोनों को ही फायदा हुआ, और इसको हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। तो बेसिकली जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी ऑफ एफर्ट लाने में मदद करते हैं। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट मतलब काम को आसान करने में मदद करती है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। पहले बच्चों बताइए डायग्राम आपको समझ में आया? हाँ जी बच्चों, ये डायग्राम समझ में आया आपको? मेरे को ना ये डायग्राम, मेरे को डेफिनेशन आपको याद करानी है, लेकिन वो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो उससे पहले आप एक छोटा सा डायग्राम अपने नोट्स में बनाइए। कम टू पेज नंबर, ये डायग्राम बनाइए पहले, और उसके बाद मैं आपको वो डेफिनेशन याद कराऊंगा तोड़ तोड़ के। आप आइए पेज नंबर 16 पे आइए, 16 पे नहीं 15 पे आइए, और 15 पे एक छोटा, जहां पे आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे एक डायग्राम को बनाइए। एबीसीडी 4 लोगों के नाम लिखिए, कोई भी 4 प्रोडक्ट्स लिखिए, और उसके बीच में एक रिटेलर, पहले आप दिखाइए कि रिटेलर नहीं था, 16 मूवमेंट्स, और फिर दिखाइए कि रिटेलर के आने की वजह से वो मूवमेंट्स हमारी कम हो गई। जल्दी से बनाइए, 5 मिनट्स में बनाइए जल्दी से। दिव्यांश आप दिख रहा है? Yes, sir. हाँ ओके। पहले 16 मूवमेंट्स दिखाइए इसके बिना, पहले इसके बिना 16 मूवमेंट्स दिखाइए, और फिर इसके बाद 8 मूवमेंट्स दिखाइए। बता दिया बच्चों? यस सर। ओके, सबने बना लिया? हटा दो इसको। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और पहले फिर याद कराऊंगा, तो अभी मत देख लिखना कुछ यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिएगा। देखिए बच्चों, पहले मैं इसको लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, मैं सीओडी लिखता हूँ इनको, सीओडीज।
ओके बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। बेटा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन याद करने के लिए आप अपने मन में दो रिटेलर्स को ध्यान में रखिएगा। एक रिटेलर तो आप रखिएगा बिग बाजार या 24/7 नाम की जो दुकान है, आपको पता है ये बहुत बड़ी चेन है और आप सब लोग, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी इंस्टीट्यूट में देख चुके हैं। पहले हमारे इंस्टीट्यूट में नीचे एक छोटी सी दुकान चलती थी ग्रोसरी की। अगर आपको वो ना इमेजिन हो पा रही हो तो आप कोई भी मान लीजिए आपके घर के साथ में डीडीए मार्केट में एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर वाला खुला हुआ, छोटा सा ग्रोसरी स्टोर जहां से मम्मा रोजमर्रा की पल्सेस मतलब डेली नीड्स की चीजें ले आती है। बहुत बड़ा ब्रांड वो नहीं है, स्टोर नहीं है, एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है। तो आप समझते हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक बात बताइए, काम तो दोनों ही, चाहे वो 24/7 जैसी बड़ी दुकान हो, चाहे वो आपके घर के साथ का एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर हो, काम तो दोनों ही एक ही कर रहे हैं, आप लोगों तक अपना डेली नीड्स की चीजें पहुंचा रही हैं, काम तो दोनों ही एक चीज कर रहे हैं। देखिए फर्क क्या है, आइए समझते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। तो मैंने आपको क्या बताया, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, आपके घर के साथ जो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है उसको हम इंडिविजुअल कह रहे हैं। और फर्म्स को हम क्या कह रहे हैं, फर्म्स को यहाँ पे हम बड़ी बड़ी कंपनीज कह रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, जो हमारा रिटेलर का काम कर रहे हैं, जैसे 24/7। अब आप बोलोगे सर फर्म तो पार्टनरशिप फर्म होती है, बेटा वो अकाउंट्स में होती है। अकाउंट्स में पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, कंपनीज अलग होती है, कोऑपरेटिव्स अलग होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अलग होती है। बीएसटी में ऐसा नहीं है। बीएसटी में एक इंडिविजुअल होता है, उसके अलावा जो एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप को इंडिविजुअल कह दिया, और इसके अलावा जितने भी बिजनेस के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि फर्म हो गया या कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव स्टोर हो गया, वो सब फर्म्स में आ गए। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना अकाउंट्स के साथ। तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि सीओडी जो है वो बड़े बड़े स्टोर्स भी हो सकते हैं, वो छोटे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। दैट टेक ओनरशिप, अभी टाइटल छोड़ दीजिए, दैट टेक ओनरशिप और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अब आप देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक दुकान, मैं एक छोटा सा रिटेलर, मान लीजिए मैं एक छोटा सा रिटेलर हूं और मैं अपने स्टोर में हल्दीराम के नमकीन बेचता हूं और मैं बीकानो के नमकीन बेचता हूं। अब एक नया मैन्युफैक्चरर मार्केट में आया, मान लीजिए काका जी के नाम से एक नया मैन्युफैक्चरर आया, नमकीन बनाता है, और वो मेरे को उसने अप्रोच किया, उसने मुझे कहा कि आप हमारे भी नमकीन वगैरह सेल करें। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है उस पर्सन से डील करने। अगर मुझे लगता है कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है कि ये मतलब मेरी इस एरिया में नहीं है बट ये साउथ दिल्ली में वगैरह में है, और मुझे लगता है कि मैं इसको नमकीन को यहाँ बेच दूंगा, तो मैं उसके साथ दो तरीकों से डील कर सकता हूँ। कैसे, वो देखिए। पहला तो तरीका हो सकता है कि अगर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं उसका सामान बेच दूंगा यहाँ पे, तो मैं उसको कहूंगा हाँ जी मैं आपका सामान रखूंगा, आप 100 पैकेट ये दे दीजिए मेरे को, आप 100 पैकेट मुझे ये दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, और पैसे मैं उसको दे दूंगा, और मैं कहूंगा कि अभी मेरा सामान हो चुका है, अभी बिके ना बिके मेरी हेडेक है, आप जाइए। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने ओनरशिप ले ली, क्योंकि सारा सामान मैंने उससे खरीद लिया। मैंने उसको बोला कि मेरे को सामान बेच दो, मैं आगे अपने आप से बेच दूंगा, आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, मेरी हेडेक है, मैं उसको निकाल बेच दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक यहाँ पे ओनरशिप पहले ही ले ली। बच्चों एक सेकंड के लिए मैं म्यूट करूंगा। हाँ जी, तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको कहूंगा कि आप सारा सामान मेरे को बेच जाइए, उस पर मेरी हेडेक है। यहाँ पे मैंने ओनरशिप खरीद ली उससे। अब मान लीजिए दूसरा केस, मुझे लगता है कि मैं उसका जो सामान है नहीं सेल कर पाऊंगा क्योंकि वो नया ब्रांड है मार्केट, लेकिन हाँ ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, मैं उसको मतलब ट्राई करना चाहूंगा, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ, देख भाई तू नया ब्रांड है, मैं तेरी बात सुन के तेरा सामान रख लेता हूँ, लेकिन मैं कोई कंपल्शन नहीं कह रहा कि ये बिकेगा ही बिकेगा, तो अपना सामान रख जा। अगर 1 महीने के बाद आना, 1 महीने के बाद अगर मैंने आपका सामान बेच दिया तो मैं अपनी कमीशन ले लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा, और अगर आपका सामान नहीं बिका तो आप अपना सामान उठा के चल जाना। तो इस केस में मैं हाउ एम आई एक्टिंग, आई एम एक्टिंग जस्ट लाइक अ मीडिएटर। मैंने सामान खरीदा नहीं है, मैंने उसको कहा कि मैं तेरा सामान रख लेता हूँ, बिका तो मैं अपनी कमीशन लेके तेरे को पैसे दे दूंगा, और नहीं बिका तो भैया तो अपना सामान वापस ले जाइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई एम ओनली असिस्टिंग इन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। मैं प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चरर है उसके सामान की ओनरशिप को कंज्यूमर तक पहुंचाने में एक ऐसा मीडिएटर काम कर। तो हम दो तरीकों से सीओडीज ऑपरेट कर सकते हैं। पहला तो दे कैन टेक द ओनरशिप, दे कैन ईदर टेक द ओनरशिप, और दूसरा दे कैन असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप। दूसरा क्या हो सकता है कि वो ओनरशिप को ट्रांसफर करने में मदद कर सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे दोनों के नीचे एक वर्ड लिखा बेटा, ओनरशिप का एक अच्छा वर्ड, कॉमर्स की टर्म में कह लीजिए या लीगल टर्म में कह लीजिए टाइटल होता है। टाइटल मतलब अगर मैं आपसे कहूँ इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे नाम पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो मेरे नाम पे। तो इट इज नॉट वेरी बिग, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ आए। टाइटल का मतलब ओनरशिप। तो दैट टेक द टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दो ही चीजों को आ सकते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज as they move from POP to POC। POP to POC की हमें डेफिनेशन फुल फॉर्म बताइए। POP की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो एक बार फिर से देखते हैं। CODs are the set of firms and individuals, मतलब वो बड़ी कंपनीज भी हो सकती है, बड़े-बड़े प्लेयर्स भी हो सकते हैं मार्केट में, और छोटे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। That either take the title, या तो वो खुद सामान खरीद लेते हैं, or they just assist in transferring of the title of the products and services as they move from POP to POC। बच्चों आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जहां पे आपने अभी वो डायग्राम बनाया था उसी पेज पे अगर आपके पास जगह है तो वहां पे लेफ्ट में या फिर रजिस्टर में इस डेफिनेशन को ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल इसको 4 लाइनों में तोड़ के लिखिए, और उसके बाद जैसे मैंने बॉक्स बनाया ऐसे बॉक्स बनाइए। आपको अभी तो याद हो जाएगी, आप कहोगे सर हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमें तो याद हो गई। बिल्कुल हो गई, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद हो गई, लेकिन आज से 2-3 महीने बाद जब आप पढ़ोगे तो आप हो सकता है आप भूल जाओ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार डेफिनेशन को प्लीज तोड़ के लिख लीजिए जैसे मैंने। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, CODs are the channels of distribution are the, और आप यहां पे पूरा लिखोगे channels of distribution, आप COD नहीं लिखोगे। Channels of distribution are the set of firms and individuals। They are the set of firms and individuals। पहली लाइन में लिखिए। नेक्स्ट लाइन में that take the title, और टाइटल के ऊपर लिखिए ओनरशिप। that take the title, इसको एक बॉक्स में डालिए, और assist in transferring of title, इसको दूसरे बॉक्स में डालिए, और टाइटल के ऊपर लिखिए ओनरशिप। टाइटल के ऊपर लिखिए ओके बच्चों आगे लिखिए, ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज as they move from POP to POC, place of production to place of consumption। आप place of production and place of consumption पूरा लिखोगे, आप नहीं लिखोगे POP and POC। डेफिनेशन यही है, इसके नीचे आप लिखेंगे it helps in bringing economy of effort। it helps in bringing economy of effort। it helps in bringing economy of effort। चलिए आइए बच्चों जल्दी से रीड करते हैं इसको। पेज नंबर 15 पे आइए। Channels of distribution are the set of firms and individuals that take title or assist in transferring of the title of the goods and services। products and services एक ही बात है। as they move from producer to consumer या फिर place of production to place of consumption। बेटा सेकंड लाइन कट कर दीजिए, थर्ड लाइन कट कर दीजिए, सीधा आइए फोर्थ लाइन पे। The channels of distribution brings economy of effort। The channels of distribution brings economy of effort। अब आइए हमें देखना है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये टॉपिक पिछले साल तक बहुत ज्यादा होता था, लेकिन इस साल से आपके कोर्स में से ये टॉपिक में से सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है, एंड दैट इज कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स। पहले इसमें होता था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ चैनल्स, वो सब डिलीट हो चुका है। तो
तो ब्रॉडली बच्चों टाइप्स ऑफ चैनल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट चैनल का मतलब हुआ जब हम अपने गुड्स को खुद बेचते हैं। जैसे कि मान लीजिए एप्पल जो है, जो हमारा एप्पल आईफोन्स है, उसका एक्सक्लूसिव आउटलेट जिसमें सिर्फ एप्पल के फोन्स मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा फोन, वो, या फिर मैकडॉनल्ड्स हो गए, जो एक्सक्लूसिव आउटलेट्स होते हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। और एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या हो गया? जब हम रिटेलर्स होलसेलर्स की मदद ले लेते हैं। तो इनडायरेक्ट हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। अभी इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं डायरेक्ट की। तो डायरेक्ट जो हो गया हमारा, डायरेक्ट चैनल कैसा हो गया? मतलब मान लीजिए जैसे कोई भी आपने चीज बनाई, इधर देखिएगा, सीधा मैन्युफैक्चरर से वो चीज कहां जा रही है? कंज्यूमर। सीधा मैन्युफैक्चरर से वो चीज कहां जा रही है? कंज्यूमर तक। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया, या फिर कोई भी आपका फास्ट फूड जायंट हो गया, केएफसी हो गया एक्सेट्रा। ये चीजें ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मैकडॉनल्ड का बर्गर सिंह बेकरी पे या आपके घर के साथ वाली केक ब्रदर्स के पास मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मैकडॉनल्ड का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मैकडॉनल्ड के आउटलेट पे ही मिलता है, दैट इज डायरेक्ट। अब बात करते हैं 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल इनडायरेक्ट। पहले बात करते हैं 1 लेवल। तो ये जो 1 लेवल है, ये कैसा चैनल हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, उसके बाद वो चीज गई रिटेलर के पास, और उसके बाद वो चीज आ गई कंज्यूमर के पास। आप मेरे को बता सकते हैं सोच के कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इस चैनल से बिकता है? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इस चैनल से बिकता है? मैन्युफैक्चरर हम सबके पास है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो इस चैनल से बिकता हुआ है? बता सकता है कोई? कि एक इलेक्ट्रॉनिक, एक चीज बनी, एक मिनट, एक चीज बनी, वो रिटेलर के पास गई और आपके पास आ गई। क्या बोला बेटा आपने? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एक मिनट, एक बात और, जैसे फोन की बात कर लो, वो ऐसे थोड़ा ना बिकते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर वो होलसेलर के पास जाते हैं, फिर वो होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास आते हैं, फिर आप तक आते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि वो होलसेलर नहीं है, बीच में मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद सीधा रिटेलर है, उसके बाद कंज्यूमर है। थोड़ा सा सोचिए, हम सबके पास है वो चीज। कार्स, एग्जैक्टली, कार्स, बल्कि प्रोडक्ट्स। कार बनाई, मारुति सुजुकी ने कार बनाई, ठीक है। उसके बाद आपके घर के आसपास का जो शोरूम है, जैसे मान लीजिए डीडी मोटर्स या कोई भी, यहाँ ये आपका रिटेलर हुआ और इसके बाद सीधा आपके पास आ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मारुति सुजुकी ने पहले बहुत सारी गाड़ियां किसी होलसेलर को बेच दी, फिर उसने रिटेलर को बेची और फिर उसने आपको दी। नहीं, जो कार्स होती है, कार्स के केस में सीधा मैन्युफैक्चरर से चीज कहां आती है? रिटेलर के पास, और रिटेलर से चीज कहां आती है? सीधा कंज्यूमर के पास। तो बिल्कुल सही बोला आपने, कार्स। अब आते हैं 2 लेवल पे। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बोला था, इनफैक्ट मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो स्टेशनरी हो, वो 2 लेवल से बिकते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट्स कहां चले जाते हैं? होलसेलर के पास, फिर वो प्रोडक्ट कहां चले जाते हैं? रिटेलर के पास, और फिर वो प्रोडक्ट कहां जाते हैं? कंज्यूमर के पास। तो ऑलमोस्ट ऑल मैक्सिमम गुड्स आर सोल्ड बाय दिस चैनल। 3 लेवल को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाऊं। बेटा समझ लीजिए कि एक बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जो इंडिया में अपना सेटअप चाहती है और वो अपना नेटवर्क, मान लीजिए कुछ बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स की, जैसे हमारा यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स की कोई बाहर की कंपनी जो यहाँ पे अपना नेटवर्क मतलब एस्टैब्लिश करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि वो बहुत सारे होलसेलर्स के डील करे, मतलब बहुत सारे होलसेलर्स को डील नहीं करना चाहती। तो वो क्या करती है, वो बाहर से कंपनी आई इंडिया में, उसने यहाँ पर अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया, 1 या 2, पूरी इंडिया को 1 या 2 लोगों के हाथ में बांट दिया और उनको कहा कि हम सारा सामान आपको बेच देंगे। फिर वो एजेंट आगे होलसेलर से कनेक्ट करता है, और फिर वो होलसेलर आगे रिटेलर से कनेक्ट करते हैं, और फिर वो रिटेलर आगे कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली अपने आप को होलसेलर से ना कनेक्ट करके किससे कनेक्ट करे? एजेंट से, और एजेंट आगे होलसेलर से कनेक्ट करता है, तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा 3 लेवल बन जाता है। ये बेसिकली होता है इंपोर्टेड चीजों के केस में। यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्टेड चीजों के केस में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो पूरे इंडिया को या पूरी कंट्री को कुछ 4 जोन्स में, 5 जोन्स में डिवाइड कर देता है। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के जितने भी होलसेलर्स होंगे फिर उसको उनको इसी एजेंट के थ्रू ही सामान को लेना पड़ता है। तो ये हमारा 3 लेवल। बताइए बच्चों, इतनी बात समझ में आई? मेरे को आपसे अब 1-2 क्वेश्चंस पूछने इसी टॉपिक के ऊपर। पहले बताइए, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ओके बेटा, इसके ऊपर अब सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो ऐसे तो लिखने को आएगा नहीं ना, राइट अबाउट द वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ
मान लीजिए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप एक टूथपेस्ट बनाते हैं, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, 1 मार्क का क्वेश्चन है, which level of distribution, which channel of distribution will you use? बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? You are a manufacturer of a toothpaste, आप एक टूथपेस्ट बना रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लेना चाहोगे? 2 लेवल, ठीक है ना, 2 लेवल लेना चाहोगे, एग्जैक्टली। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, ये समझ के बोलना, जल्दबाजी मत करना। मान लीजिए आपने, मैं आपको बताता ऐसे लेता हूँ कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपने देखा कि आपकी फैक्ट्री के पीछे कुछ एक स्लम एरिया है जहां के बच्चे टूथब्रश नहीं करते, आपने ये चीज महसूस की, आपने उनको जाके कुछ टूथब्रश फ्री में बांट दिए। You have distributed some toothbrush amongst those slum children free of cost to promote this practice of healthy clean hygiene and etc. अब मेरा full stop, अब मेरा question, which level of channel of distribution will be appointed by you, will be selected by you for the product your company is manufacturing? Please मेरे question को फिर से समझना, मैं एक बार repeat करता हूँ, मैं लिखवाऊंगा कि you have been appointed as a marketing manager of a toothbrush manufacturing company. You realize that behind your factory there is a slum area where there is no practice of doing this toothbrush by the children. So to promote healthy hygiene practices, you distributed some toothbrushes free of cost. Full stop. Which level of distribution, channel of distribution will be used by you for the product? बताइए। 3rd level, 3 level. एक मिनट, एक क्या बोलिए जल्दी आंसर बताइए। The 3 level. 3 लेवल, और कौन, आपने एक और बच्चे ने कुछ बोला था? Direct. देखिए 2 आंसर है, तो एक तो आ रहा है डायरेक्ट और एक आ रहा है 3। पहले मेरे को बताइए कि डायरेक्ट चैनल क्यों आ रहा है, जिसने भी डायरेक्ट बोला क्यों आपको लगता है डायरेक्ट होना चाहिए? सर क्योंकि वो डायरेक्टली बांट देंगे, क्योंकि वो बच्चों के पास गया और उसने टूथब्रश बांट दिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अभी ये आंसर गलत है, अभी बताऊंगा क्यों। और 3 लेवल क्यों लग रहा है, मतलब इसमें कोई एजेंट थोड़ा ना पॉइंट किया किसी ने, आपने में से जिसने भी 3 लेवल बोला, 3 लेवल क्यों, कोई एजेंट थोड़ा ना मैंने पॉइंट किया कि एजेंट जाके देगा, ठीक है। 3 लेवल नहीं है, ना ही 0 है, ना ही 0 लेवल या डायरेक्ट चैनल है। क्यों डायरेक्ट और 0 लेवल नहीं है? क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से नहीं सुना। इसका आंसर 2 लेवल है। मैंने क्वेश्चन बोला कि which level of channel of distribution will be used by you for the product your company is manufacturing. मैंने ये बोला, मैंने ये तो नहीं पूछा ना मतलब for has been used for distribution amongst those children. मैंने ये नहीं बोला आपसे, मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि उन बच्चों के लिए कौन सा चैनल यूज किया गया है, that is direct channel. मैंने आपसे जनरली पूछा कि आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो उस प्रोडक्ट के लिए आप कौन सा चैनल यूज करोगे। एक बात बताइए, आप टूथब्रश में डील करते हो और टूथब्रश के लिए कौन सा चैनल होना चाहिए? 2 लेवल। बच्चों ये बात क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार-बार आपको बता। आप हर बच्चा ये गलती करता है कि वो लिख देते डायरेक्ट चैनल, क्योंकि उनको लगता है कि वो आप पीछे गए और आपने पीछे जाके जो बच्चे स्लम एरिया में तो उनको दे दिया। क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि वो तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसके लिए आप कौन सा चैनल यूज करना पसंद करोगे, और उसके लिए एक ही चैनल है, कौन सा? 2 लेवल चैनल। मुझको बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी डाउट है तो एक बार मुझसे फिर से पूछ लीजिए, बताइए। हाँ जी, जिसने 3 लेवल बोला था उसको समझ में आ गया, और जिसने 0 लेवल बोला था उनको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, एक और क्वेश्चन है वो भी अभी लिखो, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? जल्दी से ये रीड करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ चैनल्स, द मेजर टाइप्स ऑफ चैनल्स आर एज फॉलोज। ब्रॉडली 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट चैनल की। आइए, डायरेक्ट चैनल जिसको हम 0 लेवल भी कहते हैं, इट इज अ केस व्हेन द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स directly to the customers without adopting any intermediary. So it is a case when the firms sell their product directly to the customers without adopting any intermediary. A straight and direct relationship is established between the manufacturer and the customer. तो सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंच जाता है। When the manufacturer sells his goods through his own retail outlets like McDonald's etc., it is a direct channel. बच्चों इधर ना एक क्वेश्चन लिखना है। अब इधर तो जगह नहीं है आपके पास, आप इधर लिख सकते हैं, जहां पे इससे पिछले पेज पे जहां 0 लेवल के नीचे जगह है वहां लिख सकते हैं, लेफ्ट पे जगह पर खाली है तो वहां लिख सकते हैं।
व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट चैनल किस किस तरीके के हो सकते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी अपने खुद आउटलेट से बेच रही है सामान, वो डायरेक्ट चैनल हो सकता है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह। अगर कंपनी अपने सेल्समैन आप लोगों के घर में बेच रही है तो वो डायरेक्ट चैनल हो सकता है, जैसे यूरेका फोर्ब्स वगैरह पहले अपने सेल्समैन वगैरह आप लोगों के घर बेचते थे। अगर कंपनी फोन करके आपको बोल रही है कि लोन ले लो, जैसे बैंक के फोन आते हैं, ICICI बैंक से फोन आया कि लोन ले लो, वो डायरेक्ट चैनल हो सकता है। जो टीवी में नापतोल आता है, नापतोल सामान बेच रहे होते हैं और वो आप खरीद सकते हैं, वो डायरेक्ट चैनल हो सकता है। इंटरनेट के थ्रू आप सामान, जैसे Amazon बेसिक्स एक कंपनी है, अगर Amazon पे आप प्यूमा का सामान खरीद रहे हो तो वो डायरेक्ट चैनल नहीं है, क्योंकि वो रिटेलर ही हो गया एक तरीके से। Amazon प्यूमा का रिटेलर हो गया। ठीक है, अगर Amazon पे आप Amazon बेसिक Amazon का ही ब्रांड है, सोलीमो के नाम से है, या मिंत्रा में मिंत्रा की ही ब्रांड की चीजें खरीद रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चैनल। तो आप इंटरनेट के थ्रू भी सामान को खरीद सकते हो। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्ट चैनल भी 5 तरीकों का हो सकता है। ये बात समझ में आई बच्चों आपको? हाँ जी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। अगर थोड़ी सी अगर आप मतलब आपके पास जगह है तो यहाँ लिख लीजिए, अदरवाइज यहाँ लिख लीजिए। वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट चैनल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट चैनल, 5 लिखने हैं इसके नीचे, 5 वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट चैनल। पहला लिखिए, सेलिंग गुड्स through your own sales outlets. Selling goods through your own sales outlets. For example, McDonald's. Selling goods through your own sales outlets, for example, McDonald's. सेकंड लिखिए, selling goods through your own sales force. Sales force मतलब अपने लोगों के थ्रू। So through your own sales force. इसका एग्जांपल लिखिए, यूरेका फोर्ब्स। आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका एक्वागार्ड वगैरह आता है। अब तो शायद आपको इनकी चीजें मार्केट में मिल जाती है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब ये नई मार्केट में लॉन्च हुई थी, 10 भी नहीं ज्यादा हो गए, 2000 के टाइम पे, तो ये एक्सक्लूसिव अपने लोगों को, किसी शॉप पे आपको यूरेका फोर्ब्स का सामान नहीं मिलता था। 98, 99, 2000 के पास मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव अपने सेल्समैन को आपके घर भेजते थे। मतलब आप उनको कॉल कर सकते थे कि हमें एक्वागार्ड लगवाना है अपने घर में, हमें वैक्यूम क्लीनर चाहिए, तो आप क्या प्रोसीजर है। ये अपना सेल्समैन आपके घर भेजते थे, डेमो भी देता था वो आपको, अगर आपको अच्छा लगता था तो आपको ऑर्डर भी आपका वहीं पे हाथों हाथ ले जाता था। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, थ्रू योर ओन सेल्स फोर्स, यूरेका फोर्ब्स। तीसरा लिखिए, इंटरनेट सेलिंग। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं मिंत्रा, Amazon, जबोंग, कोई भी कंपनी लिख सकते हैं। इंटरनेट सेलिंग। नेक्स्ट लिखिए, टेलीमार्केटिंग। फॉर एग्जांपल टेलीमार्केटिंग, टेली मतलब यहाँ पे टेलीफोन है, टीवी नहीं है, टेलीफोन है। टेलीमार्केटिंग फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, जो आपको फोन करके लोन के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट है ये, टीवी सेलिंग। फॉर एग्जांपल नापतोल, आप देखते ही होंगे, नापतोल नाम का एक वो आता है पेज है, और भी बहुत सी कंपनीज जैसे नापतोल वगैरह जैसी, और भी टीवी शॉप 18, होम शॉप 18 एक्सेट्रा। आइए अब चलते हैं इनडायरेक्ट चैनल पे। बच्चों ये जो डायग्राम बना हुआ है छोटे-छोटे से, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर, कस्टमर, ये आपको पेपर पे बनाना ही बनाना है। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, आपको पेपर पे बनाना ही है।
Again, indirect way, when a manufacturer employs one or more intermediary to move the goods from the point of production to the point of consumption, the distribution network is called indirect. This may take any of the following form. Pehla, manufacturer, retailer, consumer, that is one level channel. In this, only intermediary adopted is the retailers. Firm directly supply their product to the retailers, who then supply it directly to the customers. For example, Maruti Udyog sells its cars and vans through company approved outlets. दूसरा ये दूसरे वाले को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, टू लेवल चैनल. दिस इज द, इसकी ये लाइन अंडरलाइन करिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पाथ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पाथ where two intermediaries are adopted by firms to sell products, that is wholesalers and retailers. The manufacturer sells the goods in bulk to the wholesalers, who then sell in small lots to the retailers, who then supply to the ultimate consumer. इसके बाद की लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए. This is the most commonly adopted distribution network for most consumer goods like soap, oils, cloth, etc. This line को underline करिए कि ये most commonly used consumer network distribution network है. मैं यहाँ पे अभी आपको टूथब्रश वाला क्वेश्चन लिखवाऊंगा, एक बार आगे पढ़ लेते हैं फिर वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा. तीसरा, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. In this path, one more middleman is added, so there are 3 intermediaries involved: agents, wholesalers, retailers. Manufacturer use their own selling agents or brokers who connect themselves with the wholesalers and then to the retailers. तो बच्चों आइए क्वेश्चन लिखिए. ये बेसिकली 2 लेवल के लेफ्ट में लिखना आपको. You have been appointed as a sales manager of a company manufacturing toothbrushes. Your factory is located in a backward area. Full stop. Your factory is located in a backward area. Your factory is located in a backward area where you observed that the slum children are not doing regular brushing of their teeth, full stop. So to promote healthy hygiene and sanitation habits, sanitation habits, you distributed 50 toothbrushes free of cost amongst those children. बच्चों इतनी सारी कहानी में से सिर्फ एक वर्ड इंपॉर्टेंट था, टूथब्रशेस. फुल स्टॉप. लिखिए, एज अ सेल्स मैनेजर which channel of distribution will you choose for the product in which your company is dealing? Will you choose for the product in which your company is dealing? इसका आंसर लिखिए. We will choose 2 level channel for the product in which our company is dealing, that is toothbrushes. We will use 2 level channel for the product in which our company is dealing, that is toothbrushes, as it is a mass use product. मतलब उसको masses तक पहुंचाना है, इसलिए हमें wholesalers और retailers की मदद लेनी पड़ेगी. आई बात समझ में बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? सर एक बार आंसर रिपीट कर दो. इसका आंसर फिर से सुन लीजिए. We will use
we will use two level channel, manufacturers, wholesalers, retailers, consumers. For the product our company is dealing. For the product our company is dealing, that is toothbrushes. That is toothbrushes, as it is a mass use product. mass use मतलब बहुत लोगों तक उसको पहुंचाना है हमारा, mass use product. बच्चों क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा ये प्लेस भी खत्म हो जाएगा, आज की क्लास भी खत्म हो जाएगी, पेपर आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज की क्लास भी खत्म हो जाएगी और हमारा प्लेस टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। जल्दी से आइए लास्ट टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स 5 मिनट्स लूंगा, बस 5 to 7 मिनट्स लूंगा, तो इसको यहीं से समझाता हूं मैं आपको। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स रिटेलर्स होते हैं, ये इनके काम क्या है, मतलब ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको यहीं से समझाता रहता हूँ और रीड भी करता रहता हूँ। तो अब आप प्लीज कम टू पेज नंबर 17, फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फ्लो चार्ट पे आइए। तो सबसे आप इसको ऐसे आप समझिएगा कि आप कोई भी एक दुकान ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा ले लीजिए, आप कोई आप लैपटॉप या वो ले लीजिए, कंप्यूटर्स की रिटेलर है जो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मतलब वो सारे ब्रांड्स के कंप्यूटर एंड उसकी एक्सेसरीज रखते हैं, आप इसको दिमाग में रखिए। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक रिटेलर अलग अलग चीज, एक ही चीज जैसे कीबोर्ड है या एक लैपटॉप है, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का खरीदता है और अपनी शोरूम में, अपनी दुकान में उसको सॉर्ट करके रखता है। एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग जगहों से खरीद के अलग अलग लोगों की डिमांड के हिसाब से, किसी को सस्ता चाहिए, किसी को महंगा चाहिए, किसी को गेमिंग वाला चाहिए, किसी को वीडियोस के लिए चाहिए, किसी को किसी काम के लिए चाहिए, तो एक प्रोडक्ट लैपटॉप्स वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, सैमसंग से भी खरीदेगा, एप्पल से भी खरीदेगा, एलजी से भी खरीदेगा, अलग अलग से खरीद के अपने शॉप में सारे डिस्प्ले पर रखेगा और जौन सा आप कस्टमर उसको, जैसा कस्टमर उसको अप्रोच करेगा वो वैसा प्रोडक्ट उसको देगा। तो सबसे पहला काम क्या हो गया एक रिटेलर का? एक रिटेलर का सबसे पहला काम हो गया कि वो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग जगहों से लेता है और उसको सॉर्ट करता है। सॉर्ट मतलब उसको अपनी दुकान में अलग अलग तरीके रखता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि रिटेलर्स अपने पास स्टॉक मेंटेन करते हैं, मतलब वो हर प्रोडक्ट का काफी स्टॉक रखते हैं जिससे कि अगेन वही सप्लाई चेन इफेक्ट ना हो और हमारा जो कस्टमर है उसको कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो उसके सामने कि आउट ऑफ स्टॉक सामान है। तो रिटेलर्स कोशिश करते हैं, होलसेलर्स कोशिश करते हैं कि वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेंटरीज को रखे जिससे कि आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन ना अराइज हो, एक्यूमुलेट करके रखते हैं वो स्टॉक को जिससे कि कस्टमर्स को हमेशा अच्छी सर्विस मिल सके। तीसरा पॉइंट तो आ गया रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने LG से 5 लैपटॉप्स खरीद लिए और मैंने सैमसंग के 3 लैपटॉप खरीदे, मैंने एप्पल के 3 लैपटॉप खरीदे, ऐसे अलग अलग ब्रांड्स के मैंने लैपटॉप अपनी दुकान पर रख लिए। और अब क्या हुआ कि मेरी दुकान पे मान लीजिए आग लग जाती है या कोई चोरी हो जाती है और वो सारे लैपटॉप्स हमारे गायब हो जाते हैं, तो मैं LG वगैरह को ये नहीं कह सकता कि भैया आग लगी है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा जो सामान मैंने तेरे से रखा है। मुझे LG या जो हमारा सैमसंग या एप्पल वाले हैं, मेरे को उनको पैसे तो देने पड़ेगी क्योंकि मैंने उनका सामान अपनी दुकान पर रखा है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सामान की रखवाली करने की। सामान नहीं बिकता, अगर बिकता नहीं तो मैं हो सकता है मैं उनको वापस कर सकता था कि भैया तुम्हारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो मॉडल है ये नहीं बिक रहा, इसकी कोई डिमांड नहीं, आप ले जाओ। लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं उनको माल भी वापस नहीं करा और मैं उनको पैसे भी नहीं दूं। आपका सामान बिका नहीं, वो आपकी गलती है कि आपकी भैया आपने अच्छी तरीके से सेफ्टी वगैरह नहीं फॉलो की अपनी दुकान पे, वो आपकी गलती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक रिटेलर होलसेलर कुछ सामान अपनी दुकान पर रखता है तो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरर का रिस्क है वो भी अपने पास रख लेता है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ कहता हूँ कि मेरा ना कुछ पैसे है घर पे तो आप अपने घर पे रखो, तो एक तरीके से बेसिकली क्यों लोग मना करते हैं कि यार हमें किसी का कीमती सामान अपने पास नहीं रखना। या मैं कहता हूँ कि मेरा कुछ एक वैल्यूएबल्स का बैग है जिसमें कुछ वैल्यूएबल्स है मेरे, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए, आप रख लीजिए। तो आप लोग क्यों ऐसा नहीं रखना चाहते किसी के वैल्यूएबल्स का सामान अपने पास? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है उस सामान के साथ, तो हमें उस पर्सन को जवाब देना पड़ेगा कि भैया तूने हमारे ऊपर विश्वास करके सामान तो रख दिया लेकिन हमारी
मतलब गलती की वजह से, हमारी भूल की वजह से तेरा सामान खराब हो गया, और हो सकता है कि निश्चित टर्म्स मतलब क्या हो सकता है कि आपको उसको पैसे भी देने पड़े, आपको उसको सामान भी देना पड़े। तो वही पॉइंट है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपना सामान रिटेलर्स तक दे देता है तो रिटेलर्स की रिस्पांसिबिलिटी बनती है उसको सामान को अच्छे से संभाल के रखने की, जब तक वो नहीं बिकता, और बिक जाता तो पैसे देने की, और नहीं बिकता तो सामान वापस करने की। रिटेलर ये नहीं कह सकता, होलसेलर ये नहीं कह सकता अपने मैन्युफैक्चरर को कि भैया देख तेरा सामान बिका भी नहीं और तेरा सामान मैं वापस भी नहीं करूंगा देखो, क्योंकि वो आग मतलब वो गायब हो गया। अगर आग भी लग गई है तो भैया इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेके आप मैन्युफैक्चरर को दोगे, ये कोई मतलब नहीं है कि आग लग गई इसलिए मैं तेरा सामान वापस नहीं करूंगा। कल को तो हर बंदा ये कहेगा कि मेरी दुकान से सामान चोरी हो गया, मैं तेरा सामान भी वापस नहीं करूंगा, ना देखो पैसे दूंगा। तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप उस सामान को संभाल के रखो। तो रिस्क जो है वो मैन्युफैक्चरर का रिस्क कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है होलसेलर्स रिटेलर्स पे। आगे एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आप अगर कभी मतलब अगर आप कभी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो और मैन्युफैक्चरर से जाके मैं सैमसंग की फैक्ट्री में जाके बोलूं कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो शायद वो मुझे धक्के मार के निकालते, भैया हम देखो यहाँ पे एक लैपटॉप या एक फोन देने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर आप रिटेलर की दुकान पे जाओगे, आप उसको बोलोगे कि मेरे को एक फोन चाहिए सैमसंग का या एक लैपटॉप चाहिए, वो बड़ी खुशी से आपको 10-12 खोल के दिखा भी देगा, और आपको एक लेने पे वो ज्यादा मुंह भी नहीं बनाएगा, वो बड़ा खुश होगा कि आपने एक खरीद लिया। तो बेसिकली क्या होता है, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो रिटेलर्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद के उनको छोटी छोटी क्वांटिटीज में अपनी दुकान पे रखते हैं, उन क्वांटिटीज में रखते हैं जिसमें सामान बिकता है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे दाल हो गई या चावल हो गई या और भी कोई चीज हो गई, ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ये बल्क में बनाते हैं और रिटेलर्स बल्क में खरीदते हैं। और बहुत से रिटेलर्स आपको पता ही होगा कि अपने पैकेट्स बना के, छोटे छोटे पैकेट्स बना के, जैसे मान लीजिए दाल होती है, पल्सेस है, वो 500 ग्राम्स के पैकेट्स में बिकती है, तो ये मान लीजिए 10 किलो खरीद लेंगे, फिर उसको छोटे छोटे पैकेट्स बना के 500 के, 1 किलो के, ऐसे पैकेट्स बना के अपनी दुकानों पर रख देंगे, जो पैकेट्स जो इजीली बिक जाए, जो बिकते हैं, जिसमें जो चीजें चलती है, जैसे इलायची और भी कम बिकती है, इलायची जो होती है वो छोटे और छोटे पैकेट्स में, तो बहुत इलायची लाएंगे और उसमें 10 ग्राम से पैकेट बना के रख लेंगे अपनी शॉप पे, जो जो क्वांटिटी लोग खरीदते हैं। हर क्वांटिटी का अपना एक पर्टिकुलर ना वर्क होता है कि आधा किलो चावल लाने हैं या 1 किलो चावल लाने हैं, चीनी इतनी लानी है, उसका एक ना नॉर्मल होता है कि जब भी एक बंदा खरीदता है वो इतना ही खरीदता है, तो हम उसको वो पैकेज बनाते हैं। तो बेसिकली ज्यादा खरीद के छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, दैट इज एलोकेशन। एलोकेशन मतलब ब्रेकिंग द बल्क, आप ज्यादा सामान लाए और उसको अपने छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर दिया, ब्रेकिंग द बल्क, एलोकेशन। वो भी कौन करता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। आगे चलते हैं असॉर्टिंग, ये बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा कि आपको एक लैपटॉप वगैरह लेना, मान लीजिए आपको लेना है एक कंप्यूटर डेस्कटॉप, और आप गए सैमसंग की फैक्ट्री में, आपने उसको बोला भैया मेरे को एक डेस्कटॉप बनवाना है, तो ऐसा कर एक मॉनिटर निकाल दे 21 इंचेस का, उसने सैमसंग का मॉनिटर निकाल दिया। फिर आपने बोला एक सैमसंग का ही मेरे को इसमें ना वो दे दे, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, सैमसंग का ही मेरे को कीबोर्ड चाहिए, वो दे दे, तो उसने दे। फिर उसने बोला, आपने उसको बोला भाई देख तेरा वेबकैम ना सैमसंग का बढ़िया नहीं है, तो ऐसा कर जाके साथ वाली दुकान से, वो साथ वाली फैक्ट्री से एलजी का लेके आए, जो भी कंपनी का चलता है उसका वेबकैम लेके आ। क्या फैक्ट्री के जो सैमसंग की फैक्ट्री है उसके लेबर जाके, आप उसका मैनेजर जाके आपके लिए एलजी का सामान लाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो आपको धक्के मार के निकालेगा, भाई तू भाजा, तो एलजी के सामान ले ले, मेरा सामान लेने की जरूरत। लेकिन अगर आप एक रिटेलर के पास जाते हो जिसने एलजी का भी सामान रखा हुआ है, सैमसंग का भी रखा हुआ है, सबका रखा हुआ है, और आप उसको कहते हो कि मुझे डेस्कटॉप रिपेयर असेंबल करवाना है, इसके क्या क्या वो होगी स्पेसिफिकेशन, मॉनिटर सैमसंग का होगा, एलजी का उसका वेबकैम होगा, उसका कीबोर्ड सैमसंग का होगा, ये चीज उसकी इस कंपनी की होगी, ये उस कंपनी की होगी, ये इसकी होगी, पोर्ट्रॉनिक्स की होगी, ये उसकी होगी, वो आप मेरे को ये बना के दे दीजिए। तो वो बड़ी खुशी खुशी आपको बोलेगा, सबका अपना उसका अपना कोटेशन बनाएगा, बोलेगा सर ये आपका बन जाएगा, आप शाम तक ले जाइए इस पूरे सिस्टम को और इसके इतने पैसे आएंगे। तो कहने का मतलब क्या, ये जो मिक्सिंग हुई है, ये जो मिक्सिंग हुई है, ये मिक्सिंग भी कौन करता है, असॉर्टिंग। अगेन वो वर्ड आगे जो अभी हमने वेयर हाउसिंग में पढ़ा था, ये मिक्सिंग भी कौन करता है, रिटेलर्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए त्योहारों के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे आपको कुछ बास्केट बनवानी है अपने किसी रिश्तेदार को देने के लिए, तो आपने उसमें सोचा कि मैं थोड़ा सा हल्दीराम का सामान लगवाऊंगा, थोड़ा बीकानेर का लगवाऊंगा, थोड़ा लेस का लगवाऊंगा, थोड़ा पेप्सी वगैरह लगवाऊंगा, इस तरीके से बनवा। अब आप हल्दीराम के शोरूम पे गए और हल्दीराम के जो एक आउटलेट है उस पे गए, उसको आप अपनी बास्केट लेके गए, उसको बोला आपने कि भैया इसमें 5 पैकेट तो हल्दीराम के नमकीन के लगा दे, बड़े खुशी खुशी उसने लगा दिए। फिर आपने उसको कहा कि यार एक ना पेप्सी लगानी, चल लेके आइए बाहर से जाके, तो वो लेके आएगा, तो थप्पड़ मार के निकालेगा। लेकिन आप रिटेलर के पास गए और आपने उसको बोला भैया मेरे को एक ऐसी बास्केट बनवानी है, तो उसमें ऐसा कर 4 पैकेट तो ये डाल दे, 2 पैकेट तो लेस की चिप्स डाल दे, 2 पैकेट तू ये एक्सवाइजेड चीज डाल दे, एक तो फ्रूटी डाल दे, एक ये डाल दे। तो वो और इसमें मतलब बहुत खुशी खुशी वो आपका पूरा पैकेट रिटेल बास्केट तैयार भी कर देगा और अपने जो भी आपसे नॉर्मली नॉमिनल चार्जेस है वो आपका ले लेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसी मिक्सिंग आप चाहते हो, असॉर्टमेंट चाहते हो,
वो चीज भी कहाँ हो सकती है, होलसेलर्स और रिटेलर, मतलब बेसिकली रिटेलर्स के पास, वो आपकी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं हो सकती। तो असॉर्टेड। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन। ये जो होते हैं हमारे प्रमोशन करने में भी मदद करता है। आप देखते हो इन रिटेलर्स की शॉप के बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं, उन बोर्ड्स पे मैन्युफैक्चरर्स का नाम लिखा हुआ होता है, प्लस वही नहीं आपके वो बैनर्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं शॉप्स वगैरह पे, वहां पे भी नाम लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली एक तरीके से आप जब एक शॉप में एंटर करते हो वहां प्रमोशन भी बेसिकली हो जाती है। एंड लास्टली क्या है, लास्टली आपका है नेगोशिएशन। एक बात देखिए, मैन्युफैक्चरर आपसे डायरेक्टली डील नहीं कर रहा, लेकिन जो रिटेलर है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर का सामान बिक जाए, सेल्समैन खरीदे, उसको तो अपने सिर्फ कट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, लेकिन वो तब भी बहुत कोशिश करता है आप तक सामान पहुंचा बेचने की, और वो हर छोटी मोटी मतलब हर चीज बोलेगा कि सर ये सामान लीजिए, मैम ये सामान लीजिए, बड़ी अच्छी कंपनी का सामान है, बहुत अच्छा सामान है ये, मतलब कोशिश करेगा कि वो सेल हो जाए और जो मैन्युफैक्चरर का सामान है वो कस्टमर तक बिक जाए। दोनों के बीच में नेगोशिएटर तरीके से एक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेने गए, मारुति का मैनेजर आपको गाड़ी नहीं दिखा रहा, आपके घर के साथ जो शोरूम है उसका एक सेल्समैन आपको गाड़ी दिखा, आपने बोला कि मुझे भैया ये सियाज खरीदनी है, तो वो उसने आपको सियाज के बारे में सब बता दिया। फिर आप उठने लगे, आपने कहा यार क्या मतलब, ये तो सभी सारे शोरूम पे मिल रहा है, मैं आपसे ले, ये तो मतलब ये तो कंपनी का प्राइस है, वो तो मिल ही रहा है, मैं क्यों खरीदूं, मैं आपके शोरूम से क्यों खरीदूं। फिर वो धीरे धीरे आपको ऑफर्स देने शुरू करता है, सर आप हमारे शोरूम से खरीदोगे ना तो हम आपको एक ऐसा करते हैं, मैं इसमें मतलब मैथ्स डलवा देता हूँ, तो आपका फिर मतलब थोड़ा सा आपको मतलब आपका मन बनता है कि हाँ यार चलो कुछ चीज मिली। फिर आप कहते हो नहीं यार अभी और भी मेरे को मतलब ठीक है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे को और भी कुछ आप ऑफर दो। तो वो कहता है कि चलो सर मैं आपके इसमें साइड में एक वो क्रोम बिडिंग लगवा देता हूँ या कुछ और ऑफर दे देता हूँ। तो मतलब बेसिकली वो धीरे धीरे ऐसे आपको ऑफर्स देता है जिससे कि मारुति की गाड़ी आप खरीद लो और उसको अपनी कमीशन मिल जाए। मतलब ही इज एक्टिंग एज अ नेगोशिएटर बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे, पहले इसका स्लैंग लिखिए और उसके बाद हम इसको एक बार रीड करके आज की क्लास खत्म करेंगे। रंगीन आर कैपिटल सपना, तो हम सब देखते रहते सपने, तो रंगीन सपना। देखिए सबका फर्स्ट लेटर है, जल्दी से मार्क करिए। आर से रिस्क टेकिंग, एस से सॉर्टिंग, ए से एक्यूमुलेशन, पी से प्रमोशन, एन से नेगोशिएशन, ए से एलोकेशन और ए से ही असॉर्टिंग। रंगीन सपना। आइए बस 2 मिनट्स 5 मिनट्स लगा के इसको खत्म करते हैं टॉपिक को आज, और इसके बाद हमारा थर्ड पी भी खत्म हो जाएगा, कल से हम अपनी प्रमोशन शुरू करेंगे। ओके सॉर्टिंग। ओके बच्चों लिख शुरू करें जल्दी से, लिख लिया? यस सर। आइए, the channels of distribution, procure मतलब लाते हैं, supplies of goods from a variety of sources which are often not of the same quality। तो मतलब वो एक ही चीज को अलग अलग जगहों से लाते हैं। For example, a wholesaler of cashew nuts, काजू में डील करने वाला wholesaler may procure a large quantity from different cashew nuts producing areas which are of different quality and sizes। He then sorts the nuts into homogeneous groups। homogeneous का मतलब क्या हुआ, एक क्वालिटी के एक जगह पे, एक क्वालिटी के एक जगह पे। जैसे आपको शायद पता हो काजू 800 रुपए किलो से लेके 1600 1800 रुपए किलो तक आता है, तो उसने रख दिया कि भैया ये 800 रुपए किलो का है, ये 900 रुपए का है, ये 1000 का है, ये 1100 का। उसने 4 वैरायटी अपनी दुकान पे लगा दी। तो he then sorts the nuts into homogeneous groups on the basis of quality and size। homogeneous मतलब एक जैसा। accumulation, middlemen accumulate goods into larger homogeneous stocks which help in maintaining continuous flow of supply। तो एक मिडलमैन जो होते हैं वो अपने पास स्टॉक को रखते हैं हमेशा अपडेटेड, जिससे कि कभी भी सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट ना हो। एलोकेशन involves breaking the homogeneous stock into smaller marketable lots। For example, once the cashew nuts are graded and large quantities are built, आपने 10 किलो इसके रख लिए, 5 किलो इस क्वांटिटी क्वालिटी के रख लिए, 10 किलो इस क्वालिटी के रख लिए। These are divided into convenient packs of 1 kg, 500 grams, 250 grams etc। तो काजू 250 ग्राम के पैकेट्स भी बिकते हैं, 500 के भी बिकते हैं, 1 किलो के भी बिकते हैं। तो आपने छोटे-छोटे पैकेट बना के अपनी दुकान पर रख लिए और जैसे जो भी कस्टमर आएगा उसको वो पैकेट निकाल के दे दे। Assorting, middlemen procure variety of goods from different sources and deliver them in combination desired by the customer। Underline करिए, combination desired by the customer। For example, a cricket player may need a bat, ball, wicket, gloves, helmet etc, and perhaps no one manufacturer produces these products in their desired combination। Then middlemen procure variety of goods from different sources and deliver them in the combinations desired by the customer। तो वही आपको बैट एक पर्टिकुलर कंपनी का चाहिए, आपको बॉल एक पर्टिकुलर कंपनी की चाहिए, आपको ग्लव्स एक पर्टिकुलर कंपनी की चाहिए। तो ये आप जाके एक मैन्युफैक्चरर से नहीं बोल सकते कि भाई तेरा ये सामान तो मैं लूंगा, लेकिन ये सामान तू साथ वाली फैक्ट्री से लाके दे। लेकिन हाँ आप एक स्पोर्ट्स शॉप पे जाके, स्पोर्ट्स की रिटेल शॉप पे जाके आप उसको बोल सकते हो कि मुझे ये सामान आप दे दीजिए।
Product promotion, middleman participates in certain sales promotion activities such as demonstrations, displays, etc. तो बेटा आपने देखा ही होगा रिटेलर की शॉप के बाहर कभी-कभी वो मैगजीन्स वगैरह के भी कुछ नया मार्केट में लॉन्च करते हैं कुछ भी, तो वो छोटे-छोटे आपको सैंपल्स वगैरह भी देते रहते हैं, उससे भी बेसिकली क्या हो रहा है, वो सब प्रमोशन ही तो हो रहा है, तो वो सब चीजों में भी मिडलमैन मदद करता है। Negotiation, channels of distribution act as a link between the consumer and the manufacturers. They negotiate the price, qualities, etc. with customers so that the transfer of ownership is properly effected. मतलब so that the transfer of ownership is properly effected का मतलब हुआ so that the goods are sold. Basically, so इसको लिख भी सकते हैं so that the goods are sold. The transfer of ownership is properly effected मतलब so that the goods are sold. अब आइए रिस्क टेकिंग, तो इसमें क्या लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो ये प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का, मिडलमैन मे अज्यूम रिस्क्स ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट, चोरी हो जाता है, पिल्फरेज, पिल्फरेज का मतलब क्या होता है, छोटी-छोटी मतलब उड़ जाता है सामान, जैसे मैंने कोई सामान अपनी दुकान में रखा, मान लीजिए सेंट है, सेंट परफ्यूम है, वो मैंने रखा हुआ है इत्र जिसको कहते हैं, और वो उड़ जाता है, तो मेरे वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, वो मुझे तो बियर करना पड़ेगा, केरोसिन है वो मेरे को तो बियर करना पड़ेगा ना रिटेलर को, अगर मेरी दुकान में वो रखे उड़ गया। पिल्फरेज, डिमांड चेंजेस, मैंने सामान रख लिया बट डिमांड भी बदल गई, और मैंने खरीद रखा था सामान सारा मैन्युफैक्चरर से, तो मैं उसको वापस भी नहीं कर सकता और मैं अब किसी को बेच भी नहीं सकता, तो मुझे लॉस में उसको निकालना पड़ेगा। डिमांड चेंजेस, प्राइस फ्लक्चुएशंस एक्सेट्रा, तो प्राइस फ्लक्चुएशंस वगैरह भी होते रहते हैं। तो बेसिकली बच्चों इसके साथ हमारा जो ये टॉपिक है प्लेस का वो भी खत्म हो गया है। अब बस एक अनाउंसमेंट, आज पेपर तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली 10:30 हो गया, आज पेपर डिस्कस नहीं होगा, कल भी नहीं, मैं उसकी अलग से क्लास मंडे ट्यूसडे को रख के हाफ एन आवर की वो डिस्कस करूंगा, और आप लोगों से आप मतलब अगर कोई आपके डाउट्स भी आएंगे तो वो भी हम ले लेंगे। अब कल हमारी क्लास है 3:30 बजे, आपको पता ही है, कल हम अपना 4P शुरू करेंगे, प्रमोशन। किसी को मन में कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सारा समझ में आ गया? तो कल हम मिलते हैं 3:30 to 5, हम अपना 4P प्रमोशन शुरू करें, ठीक है बच्चों? चलिए, ओके, बाय बाय। सर इसका कोई स्लैंग है?